हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मित्र शरद वर्मा आपका आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा सीरीज चल रहा है पर्यावरण प्रदूषण के क्वेश्चंस का और पिछले 20 वर्षों के सभी पेपर्स के हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, पर्यावरण के प्रश्न, इस बात को याद रखिएगा। और पहले तो थोड़े हाई लेवल के पेपर्स में ही आते थे, आईएएस वगैरह में, पीसीएस पीएससी वगैरह में, लेकिन अब जो है सभी प्रकार के पेपर्स में ये प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा भी तो जरूर लाइक कीजिएगा। और नए बच्चे जो हमारे चैनल पर आए हुए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर छत्तीसगढ़ जीके की पूरी तैयारी डिटेल से और केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन सीरीज भी कराया जा रहा है, प्लस आपको टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जा रहा है और पर्यावरण की तो क्वेश्चन सीरीज चल ही रही है। और मैं आपको सारे प्रश्न कवर कराऊंगा जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। और क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हम लोगों ने पिछले क्लास में 60 प्रश्न तक कवर कर लिए थे और हम लोग पर्यावरण प्रदूषण से लगभग 100 प्रश्न कवर करेंगे। उसके बाद मैं देखिए पहले मैंने जैव विविधता के ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैं देखूंगा कि आगे के टॉपिक में आगे के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, उसके ऊपर फिर मैं क्वेश्चंस सीरीज शुरू करूंगा। तो अभी तो पर्यावरण प्रदूषण अगले वीडियो में भी चलेगा। और आज का प्रश्न पहला हमारा 61वां होगा। और आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें। और आज आधा घंटे में ही पूरे 20 प्रश्न समाप्त करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जा रहा है आधे घंटे से, लेकिन आज हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। और क्वेश्चन सीरीज में दोस्तों ज़्यादा समझाया नहीं जाता है, फिर भी मैं आपके समझने के लायक बताने का प्रयास करूँगा। समझाने के चक्कर में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और आज का पहला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? ठीक है, कौन सा वर्ग तो नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। और आपको पता ही होगा कि पक्षी भी एक विकिरण के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। वो हमारे संचार जो सिग्नल्स होते हैं वो पक्षियों को बहुत इफेक्टेड करते हैं, आपको पता होगा। लेकिन जो नाभिकीय विकिरण है दोस्तों, ये जो नाभिकीय विकिरण है ये स्तनपायी मतलब स्तनधारियों को, जैसे मनुष्य है, जैसे गाय है, ऐसे स्तनधारियों को ज्यादा इफेक्टेड करता है। इस प्रकार आपका 61वां का सी आंसर सही है। देखिए, स्तनपायी को ही स्तनधारी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैमल्स। ठीक है दोस्तों, और अपन चलते हैं 62वें प्रश्न में। और निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी आतंकवादी, और मैंने आपको बताया था कि यूकेलिप्टस को कहा जाता है ना, पर्यावरण का क्या आतंकवादी वृक्ष। और उसी में वो क्या लगा कि पूछ लिया है पारिस्थितिकी। तो यूकेलिप्टस का जो हिंदी नाम है दोस्तों वो है सफेदा। देखिए ऑप्शन ए पर है, तो 62 का जो है ए ऑप्शन सही है। तो पारिस्थितिकी बोले चाहे आपको जो है पर्यावरण बोले, है ना, दोनों का ही आतंकवादी कौन है? यूकेलिप्टस है, या उसी को हिंदी में बोलते हैं सफेदा। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं यही वृक्ष जो है इसी को ही क्या बोलते हैं? पर्यावरण का शत्रु वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण का शत्रु वृक्ष। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों पहुंच गए हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए आपके सामने 63वां प्रश्न है सबसे ऊपर। और किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? ध्यान से देखिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको पता तो चल चुका है कि ओजोन में जो है
ओजोन परत में जो है छिद्र हो गया है। सबको पता चल गया है दुनिया में कि ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो गया है। लेकिन जो है ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई किस उपग्रह से, किस सैटेलाइट से? उपग्रह को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, तो आपको चाहे पूछे किस उपग्रह द्वारा या चाहे पूछे किस सैटेलाइट द्वारा, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखकर पूछा जा सकता है। ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई, तो आप बताएंगे निम्बस 7। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, निम्बस 7। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के मुझको बताइएगा और क्या विशेष बात है इसकी, और कमेंट में मैं देखूंगा आप लोगों ने क्या बताया है। और थोड़ा सा अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको याद रहेगा दोस्तों बहुत समय तक। ठीक है, और ऐसा ही थोड़ा थोड़ा मेहनत आप लोग करते रहिए। और 64वां प्रश्न है अपना, और प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता? तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता? और आपको ऑप्शन दिया गया है डीजल इंजन, परागकण, ताप विद्युत शक्ति केंद्र और जल विद्युत शक्ति केंद्र। और परागकण और डीजल के इंजन तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि वायु प्रदूषण इससे होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ताप विद्युत शक्ति केंद्र में भी आपको पता ही होगा कोयला का, ताप विद्युत शक्ति केंद्र में कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो ईंधन के रूप में जब भी कोयला प्रयोग में आता है तो आपको पता होगा कि मतलब वायु प्रदूषण होता है। लेकिन परागकण देकर और जल विद्युत शक्ति केंद्र देकर दोनों में उलझा दिया है आपको। तो मैं आपको बता दूं, जो परागकण है दोस्तों, जो परागकण है इसके द्वारा भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होता है, जबकि जल विद्युत शक्ति केंद्र द्वारा नहीं होता है। अब जल विद्युत शक्ति केंद्र में क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, टरबाइन के ऊपर जल को डाला जाता है ऊंचाई से, तो उसमें भला वायु प्रदूषण कहां से होगा, है ना? तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा 64 का डी। तो मैं हालांकि जल्दी जल्दी चलूंगा लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आने योग्य बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और 65वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ये तो अपना केमिस्ट्री का प्रश्न लग रहा है, अपना पर्यावरण का प्रश्न नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और अपन चलते हैं 66वें प्रश्न में, और 20 प्रश्न जरूर सॉल्व करेंगे, और एक छोड़ा है तो एक और ले लेंगे आगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन देखते हैं 66वां, और ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है? तो ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से शुरू होता है दोस्तों? और लगभग देखिए आपका 45 डेसिबल जो होता है बढ़िया रेंज मानी जाती है 45 डेसिबल को। लेकिन जैसे ही 75 डेसिबल से ज्यादा होता है ध्वनि, तो ध्वनि प्रदूषण में आ जाता है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण में आ जाता है। और इसीलिए आपका ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में आपको 50 से 60 डेसिबल दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है 40 से 70, है ना? और 2 भी लिख दिया है, लेकिन वो जो चौथे नंबर का है दोस्तों, ये जो है डी है, मानिए, और ये डी है, गलती से बी लिख दिया है। और इसका आंसर देखिए, इसमें किसी में भी 75 से अधिक डेसिबल वाला नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों 66 का जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो 80 से 90 डेसिबल। और आप लोग याद रखिएगा कि 75 से अगर अधिक कोई दिखाई दे रहा है आपको मान, तो वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर बार एक ही ऑप्शन तो नहीं देगा ना, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। और आपका अगला प्रश्न है 67वां, और पर ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट
देखिए पी से क्या है, इसको इसका शॉर्ट फॉर्म आपको दिया हुआ है पेन, है ना। पी से आपका पर, ए से आपका ऑक्सी एसिटील, और एन से आपका है ना नाइट्रेट। मुख्य है, यह आपसे पूछ रहा है कौन सा प्रदूषक है मुख्य रूप से। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह जो है स्थल प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक और ध्वनि प्रदूषक। और आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। पेन जो क्या है, वायु प्रदूषक है, मुख्य रूप से वायु प्रदूषक है, ठीक है, वायु प्रदूषक है। और 68वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। सी 1974 से दोस्तों, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। 1974 से हमारे भारत देश में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। और आपको बता दूं दोस्तों हुआ क्या था, जैसे देखिए आपको पता होगा कि 1972-73 में आपका वन्य जीव संरक्षण विशेष रूप से शुरू हुआ था। आपको पता ही है, सबसे पहले 1972 में मयूर परियोजना आई थी। उसके बाद 1972-73 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था। उसी बीच में पता चला दोस्तों कि जो है जल प्रदूषण भी तो भारत में बहुत बढ़ रहा है। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने जल्दी ही क्या किया, जल्दी ही 1974 में आपका क्या लाया, जल प्रदूषण नियंत्रण कानून। आपको पता है ना कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था वह इंदिरा गांधी जी के काल में आया था, आपको पता होगा दोस्तों। और याद रखिएगा, यह प्रश्न भी बन जाता है कभी कभी पर्यावरण में कि उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे, है ना। आपको पूछेंगे कि जब भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था। या आप प्रश्न ये भी बना सकता है कि जल प्रदूषण नियंत्रण कानून जब लागू हुआ तो देश का प्रधानमंत्री कौन था। तो यह भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। और हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। 69वां प्रश्न है आपका, है ना। प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं तो क्या धुंध को कहते हैं, क्या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कहते हैं, जंगल की आग को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, धुंध तो एक प्रकार से केमिकल रूप से केमिकल के कारण भी बनता है। और अगर प्राकृतिक धुंध बन रहा है इसका मतलब ये है कि वह हानिकारक नहीं है, है ना, हानिकारक नहीं है, इसलिए उसको प्राकृतिक प्रदूषक नहीं कहेंगे, है ना। इसलिए इसको प्राकृतिक प्रदूषक नहीं कहेंगे। और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है दोस्तों, यह तो अगर प्रदूषक होता तो जीना ही मुश्किल हो जाता, कोई दुनिया में जीवन होती ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ही सबसे अधिक है हमारे वायुमंडल में। तो अब एक ही ऑप्शन और बाकी रह गया है, और गलती से उसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें भी बी लिख दिया है, जबकि वो सी है। और जंगल की आग को प्राकृतिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि जंगल में प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है, मुख्य रूप से आपका वायु प्रदूषण फैल जाता है। और आगे हम लोग चलते हैं, और 70वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से जो लाइकेन है किसके प्रति अधिक संवेदनशील है। तो लाइकेन को आप जानते ही हैं कि ये जो है प्राकृतिक इंडिकेटर है या संकेतक है पर्यावरण प्रदूषण का। लेकिन मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषण जब फैलता है या बढ़ता है तब जो है लाइकेन विलुप्त होने लगते हैं। तो मैंने आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका 70वां का सही है दोस्तों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जब बढ़ जाती है तो लाइकेन विलुप्त होने लगते हैं। और मेरे मन में अभी थोड़ा सा विचार आया दोस्तों कि आपको लग रहा होगा कि जंगल की आग प्राकृतिक रूप से कैसे लगती होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब बिजली गिरती है कभी कभी
तो उससे भी जंगल में आग लग जाता है। और कभी कभी दो पत्थरों के टकराने से जो चिंगारी उत्पन्न होती है उससे भी जंगल में आग लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े होते हैं और एक पत्थर दूसरे पत्थर पर जब जोर से टकराती है तो चिंगारी निकलती है, उससे क्या है सब कुछ जलना शुरू हो जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से ही हुआ ना दोस्तों, कोई मानव ने थोड़ी किया। तो इसलिए इसको क्या क्या कहा जाता है, प्राकृतिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। और एक और बात जो ऊपर आपको दिखाया और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर, 71वें प्रश्न पर। और धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। जब धुआं आंखों में चले जाती है दोस्तों, तो आंखों में जलन होती है ना, तो वो जलन जो है किसके कारण पैदा होती है? क्या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, क्या जो है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण? दो ऑप्शन आपको यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन आपको देखिए ओजोन, और चौथा जो ऑप्शन है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन हो गए। तो देखिए दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं होता है आंखों में जलन का कारण। जब धुआं आंख में चले जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है उसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड, उससे आंखों में जलन सी होती है। ठीक है, उससे आंखों में जलन पैदा हो जाती है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका 72वां प्रश्न है, कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है। तो कोसा का मतलब है कोशिका दोस्तों। क्या है? कोशिका। और देखिए कोशिका में होता है, पहला ऑप्शन दिया है केंद्रक, या कोशिका का झिल्ली तंत्र, या कोशिका भित्ति, है ना, जिसको लिखा हुआ है कोसा भित्ति, है ना। और आगे का ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जैसे कि लाइकेन को प्रभावित करता है सल्फर जो डाइऑक्साइड है, तो कोशिका की जो ऊपरी परत होती है दोस्तों, कोशिका की ऊपरी परत जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, है ना। सबसे ये है ऊपर लगा होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसी को क्या है जो प्रभावित करता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। और अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 73वें प्रश्न को। और निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है? तो इन सब में दोस्तों स्ट्रोंशियम 90 लिखा हुआ है, जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, वही क्या है? सबसे ज्यादा घातक प्रदूषक है। तो जब भी जो परमाणु द्रव्यमान अधिक दिखाई दे तो अक्सर जो है वही सबसे ज्यादा घातक प्रदूषक होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा घातक प्रदूषक। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और देखिए RAS 2009 में आया हुआ है। आपने 70वां प्रश्न देखा होगा, UPPSC में आया हुआ था, है ना, मेंस में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और सिर्फ कुछ ही प्रश्नों के नाम छपे हुए हैं, बाकी ये जो प्रश्न है बहुत बार रिपीट हुए हैं बहुत सारे प्रश्न पत्रों में, परीक्षाओं में, तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे का हम लोग प्रश्न देखते हैं। ओजोन, है ना, देखिए O3 है इसका सूत्र ओजोन का, आपको शायद पता होगा, है प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, या C, A तथा B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाले ओजोन की बात नहीं कर रहा है। हमारे जो वायुमंडल में है, जो क्षोभ मंडल बोलते हैं, सबसे नीचे वाले सतह को, वायुमंडल के सबसे नीचे वाले सतह को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। इसमें जो ओजोन पाई जाती है उसको खराब ओजोन बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? खराब ओजोन कहते हैं दोस्तों, क्योंकि वह एक प्रकार का प्रदूषक है। ठीक है।
और मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक दो प्रकार के प्रदूषक माने जाते हैं, है ना। वायु प्रदूषक, और मैं आपको बताता हूं प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं, ताकि आपके हमेशा के लिए काम आ जाए। देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है उसकी परिभाषा जो है पर्यावरण में दोस्तों, जो स्रोत है ना, जो किसी स्रोत से डायरेक्ट पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं, ऐसे प्रदूषक, ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। तो और इसके अलावा जो भी प्रदूषक हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे प्रदूषक है ना जो किसी स्रोत द्वारा प्रकृति में या पर्यावरण में डायरेक्ट है ना या सीधे उत्सर्जित होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, आपको पता ही है कि तेल प्रसंस्करण शालाओं में, जिसको पेट्रो रिफाइनरीज भी बोलते हैं, वहां से, और उष्मीय शक्ति केंद्रों से, या उसी को क्या बोलते हैं, उष्मीय शक्ति केंद्रों को ताप विद्युत केंद्र भी बोलते हैं, है ना। तो यहां से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट कहां पर निकलता है, हमारे वायुमंडल में निकलता है। तो डायरेक्ट उत्सर्जित हो रहा है ना हमारे वायुमंडल में या हमारे पर्यावरण में। तो जो भी आपका वायु प्रदूषक सीधे पर्यावरण में या प्रकृति में उत्सर्जित होती है, उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक। आपको शायद पता नहीं होगा कि ज्वालामुखी जो निकलती है उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में निकलता है। तो वहां भी तो डायरेक्ट उत्सर्जित कर रहा है ना हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक बेस्ट उदाहरण है दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक का। उसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां भी डीजल इंजन का प्रयोग होता है दोस्तों, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर निकलता है। वह भी सीधे ही निकलता है ना, जैसे मोटर गाड़ियों से, है ना, ट्रकों में क्या प्रयोग होता है, डीजल प्रयोग होता है। तो वहां से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वह सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होता है ना। तो आप लोग प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक को समझ चुके होंगे दोस्तों। और प्राथमिक प्रदूषक के प्रमुख उदाहरणों में आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, याद रखिएगा दोस्तों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आता है प्राथमिक प्रदूषक में, लेकिन वह द्वितीयक प्रदूषक में भी आता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और विशेष रूप से याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन को, ठीक है दोस्तों। और द्वितीयक प्रदूषक में आता है दोस्तों ओजोन, जो है द्वितीयक प्रदूषक में आता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका 74 का बी आंसर सही है दोस्तों, ठीक है। और अब आगे चलते हैं 75वां। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसोल प्रदूषक है। एरोसोल दोस्तों, है ना, जो एयर और किससे मिलकर बनता है मुझको बताइएगा। एरोसोल एयर और किससे मिलकर बनता है मुझको बताइएगा कमेंट में। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और मुख्य एरोसोल प्रदूषक है पूछ रहा है, जो वायु यानों में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फ्लोरोकार्बन जो होता है, क्या फ्लोरोकार्बन मुख्य एरोसोल है। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 76वां प्रश्न, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। तो मैंने आपको प्राथमिक प्रदूषकों के जो है क्या बता दिए हैं दोस्तों, उदाहरण बता चुका हूं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और देखिए सीपीएफ में 2008 में आया हुआ है, सीपीएफ में 2008 में आया हुआ है। और पहला ऑप्शन है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, तो यह तो है ही प्राथमिक प्रदूषक। कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से। तो हम लोग देख रहे हैं
सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोगों ने पहचान लिया है, प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हम लोगों ने पहचान लिया, और मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। तो उपरोक्त सभी प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों 76वां का डी आंसर सही है। और चलते हैं अगले प्रश्न पर, 78वां प्रश्न। 78वां प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। CDS में आए हुए हैं दोस्तों 2008 में, और कांच दिया हुआ है ऑप्शन में, प्लास्टिक दिया हुआ है, अपमार्जक दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्लास्टिक जो है सबसे महत्वपूर्ण है ना कारक हो सकता है। और आपको 79वां प्रश्न दिख रहा होगा, धुंध कोहरा का निर्माण होता है। धुंध कोहरा का निर्माण होता है, किससे होता है? तो जैसा कि नाम ही लिखा हुआ है धुंध कोहरा, तो ढूंढिए धुआं प्लस कोहरा वाला ऑप्शन ढूंढिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों 79 का जो सी है, धुएं प्लस कोहरे से, तो यही आपका सही है दोस्तों। और हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो 80 प्रश्न है, हम लोगों ने आज एक प्रश्न छोड़ दिया था जो हमारे काम का नहीं था, तो आज 81 प्रश्न तक हम लोग देखेंगे। और 80 जो प्रश्न है दोस्तों तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव होता है। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है। मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के साथ ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑक्सीजन को हटा देता है और खुद बैठ जाता है। इसका मतलब यही है कि ऑक्सीजन से अधिक है ना प्रबल बंध बनाता होगा हीमोग्लोबिन से। तो ये प्रश्न में पूछ रहा है कि इसकी बद्धता, ठीक है, इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में कितने गुना होती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों लगभग 300 गुना। कितने गुना? लगभग 300 गुना होता है। और इसमें ऑप्शन उसके आसपास कितना है? 250 गुना अधिक। ठीक है, 250 गुना अधिक। तो इसी ऑप्शन को लगा दीजिए और आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अधिकतर आसपास के वैल्यूज आपको लगाने होते हैं। तो अगर ये 250 गुना अधिक बोल रहा है तो 80 का बी आंसर है दोस्तों। देखिए उसके आसपास बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है। ऑप्शन में देखिए कितना अलग है ऑप्शन, 1000 गुना अधिक, 20 गुना अधिक, 2 गुना अधिक। ठीक है, तो 250 गुना अधिक आपको समझ में आ ही रहा है कि 300 गुना अधिक से आसपास है। तो आप लोग लगा दीजिए कितना, 250 गुना अधिक। फिर भी कितना ज्यादा प्रबल बंध बनाता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से। और हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अपने अंतिम प्रश्न को, आज के 81वें प्रश्न को। और इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक बार और बोल देता हूं दोस्तों आपको कि आपको अगर नए प्रश्न मिले होंगे, अच्छे प्रश्न मिले होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और 1-2 बार ही बोलता हूं मैं लाइक करने के लिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, देखिए दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं क्यों हानिकारक है, और आप बना लेंगे, इसीलिए आप लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। और पहला ऑप्शन है यह ओजोन परत को नष्ट करती है। तो ऐसा तो बात ही नहीं है, वह काम तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड करते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन है यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, प्रतियोगिता भी करती है और ऑक्सीजन को हराने की क्षमता भी रखती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ये बहुत प्रबल बंध बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में। तो इस बात को आप लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह ऑप्शन तो आपका सही हो गया है। इस प्रकार से 81वां का जो है बी ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी हम लोग आगे का ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं।
यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कम करती है। तो यह बात भी नहीं है, और उपरोक्त तो सभी तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे ऊपर वाला पहले ही गलत हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 81वां का बी उत्तर सही है। तो आपके आज के 20 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों, और मुझको विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज भी मिले हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, पर्यावरण के प्रश्न, तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इनको आप लोग ध्यान देंगे तो आपके हर पेपर में काम आएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।